स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेटा पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में ये पढ़ा कि क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, और साथ साथ ये देखा था कि पोटेंशियोमीटर हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट नंबर पे था कि किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारे पास कि हम दो ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं, और तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे पोटेंशियोमीटर के, तब आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा बहुत ही कॉमन, जैसे आपको यहाँ पे आज वर्ड पोटेंशियोमीटर के साथ साथ वोल्टमीटर भी दिखाई दे रहा है। आगे हम वीडियो के अंदर एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि विच वन इज बेटर, विच वन is better, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया होगा कि वाई पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर, या वाई वी प्रीफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। सभी का मतलब एक ही है। तो बेटा तब आपने देखा कि जब हम पोटेंशियोमीटर की वर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि ये हमारे पास मेन सर्किट का सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, और जिस टाइम पे हम एक ईएमएफ को मेजर कर रहे हैं, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हुआ, और वोल्टमीटर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। तो इस टाइम पे हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं? हम नल पॉइंट। और नल पॉइंट का मतलब होता है कि IG इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा सेल जिस सर्किट से कनेक्ट है उस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मेन सर्किट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जिससे ये सेल कनेक्ट है, यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। यहाँ पे करंट 0 है, और करंट 0 होने की वजह से ये वोल्टमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स देता है, क्योंकि खुद के पास उसके पास कोई करंट नहीं है, तो इससे सर्किट में चेंजेस नहीं आते। तो आप ये सोच रहे होंगे कि करंट 0 होने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या वोल्टमीटर के अंदर करंट फ्लो करता है? बिल्कुल करता है। इसको हम और अच्छे से डिटेल्स में तब पढ़ेंगे तब हम वोल्टमीटर पढ़ेंगे। पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर सुनिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा बेटर है, पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर इज बेटर चॉइस ओवर वोल्टमीटर। व्हाई? बिकॉज वोल्टमीटर मे गिव द रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। जैसे मान लो कि हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, देखो बेटा, मान लो एक 2 वोल्ट का सेल है और इसके अक्रॉस आप इसका क्या करना चाहते हैं, आप इसका, आपको पता है ये 2 वोल्ट है, मैंने बता दिया, लेकिन मान लो आपके लिए अननोन होता और आप इसका क्या निकालना चाहते हो, ईएमएफ निकालना चाहते हो, तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसके अक्रॉस क्या हम एक वोल्टमीटर कनेक्ट नहीं कर सकते? ये वोल्टमीटर भी तो इसका ईएमएफ ही तो बताएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारा जो वोल्टमीटर है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। ये वैल्यू कहीं ना कहीं जो वोल्टमीटर की रीडिंग होती है वो कहीं ना कहीं लेस होती है उस वैल्यू से जो एक्चुअल होती है। इसको हम एक क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो अब ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको और अच्छे से समझ आएगा कि वोल्टमीटर जो होता है एक्चुअली में उसकी जो रीडिंग होती है, वो जो रीड करता है वो एक्चुअल वैल्यू से कहीं ना कहीं कम रीड करता है, तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि इस वोल्टमीटर के थ्रू कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। इसकी वर्किंग ही इस तरीके से है कि बिना करंट के काम नहीं कर सकता। लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर नल पॉइंट होता है जहां पे करंट 0 होता है, और करंट 0 होने की वजह से दिस गिव एग्जैक्ट रीडिंग। तो अब ये 2 पॉइंट ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर में एग्जैक्ट आता है, लेकिन वोल्टमीटर की रीडिंग कहीं ना कहीं एक्चुअल से थोड़ा सा कम होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा आप एक और क्वेश्चन को फेस करेंगे। वो क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन कि भाई जो हमारी वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर होती है वो किसकी बनती है, या तो वो कॉन्स्टेंट की बनती है या वो मैग्नेट की बनती है। सेम वही आंसर मीटर बिल से आता है, क्योंकि उसका अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे एपरेटस के ऊपर। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक वर्ड आएगा आपके पास, सेंसिटिविटी। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी। पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए बेटा, सेंसिटिविटी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा।
जैसे मान लो कि कुछ छोटा सा कोई कीड़ा था, अगर आपके हाथ पे काट जाए और आपको बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि देखो तुम्हारी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ हल्का सा लग जाता है, कुछ हल्का सा हो जाता है, तो क्या होता है कि मतलब फटाफट रैशेज हो जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया और आपके दांतों में ऐसे झंझनाहट सी हो गई, आपने ऐड भी देखा होगा सेंसोडाइन का, तो पूछते ना कि मतलब भाई आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, मतलब कि आपने थोड़ा सा नॉर्मल से मीठा या थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा आपने मतलब गर्म या ठंडा ले लिया, तो उससे क्या क्या आपको दांतों को पता चल गया आपके दांत सेंसिटिव है। जहाँ पे भी वर्ड सेंसिटिव आएगा मतलब आपको जल्दी से पता चल गया उस चीज़ के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी मतलब पोटेंशियोमीटर ना बहुत सेंसिटिव है। अब देखो पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है, पोटेंशियोमीटर काम आता है टू नो अननोन ईएमएफ। क्या काम आता है? टू नो अननोन ईएमएफ। तो हम ही कहेंगे सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे कि अगर हमारी ईएमएफ में एक स्मॉल चेंज हो, कैसा चेंज हो? स्मॉल चेंज हो, और हमारा पोटेंशियोमीटर हमें बता दे, ठीक है, हम कहेंगे कि इवन इफ स्मॉल चेंज इन ईएमएफ इज रिफ्लेक्टेड बाय पोटेंशियोमीटर। आप ये कह सकते हो कि अगर आपने ईएमएफ में थोड़ा सा चेंज किया और आपके पोटेंशियोमीटर ने आपको तुरंत बता दिया कि देखो आपने ईएमएफ में थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है। या आपको ऐसे भी कह सकते हो और कि ए हाईली सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर reads very small EMF। मतलब ज्यादा सेंसिटिव वो होगा जो छोटी से छोटी EMF को भी रीड करते हैं, मतलब उसके लिए भी आपको आंसर बताए। अब इसको एक थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। मान लो बेटा आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, आपने एक 2 वोल्ट का मतलब 2 वोल्ट था अननोन ईएमएफ वो यूज किया, तो आप क्या करते हैं, आप यूजुअली बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हैं। मान लो आपके पोटेंशियोमीटर का जो के है ना वो है 1 वोल्ट पर मीटर, तो एक बात बताओ लेंथ कितनी आई? तो हम कहेंगे भाई ईएमएफ अगर नॉर्मल वाला सर्किट है तो इक्वल टू के एल होता है, ईएमएफ की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 1 है, तो लेंथ ऐसे आ जाएगी, एल की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी। अब देखिए अब हम एक काम करते हैं कि हम एक दूसरा सेल लेके आते हैं। नया सेल जो है वो कितना है? 2.01 वोल्ट का है। देखिए आपने थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर, कितना चेंज किया? बिल्कुल स्लाइटली चेंज किया। अब आप एल की वैल्यू निकालो, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे एल की वैल्यू होती है ई डिवाइड बाई के, ई डिवाइड बाई के। ई की वैल्यू है 2.01 और डिवाइड बाई के है 1, तो 2.01 मीटर। अब आप एक बात सोचो, आपके पास एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल में आपने 2 मीटर मेजर करना है, आपने कर दिया 2 मीटर मेजर। अब आपको 2.01 मीटर मेजर करना है, तो देखिए आपको पता है ना, एरर पढ़े थे हमने 11th क्लास के अंदर कि जो हमारा लीस्ट काउंट होता है उतना तो हमारा एरर हो ही जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप यहाँ से यहाँ एक करेक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे? मतलब जो 0.1 है ना बेटा, इतना तो एरर भी आ जाता है हमारे पास। हो सकता है इसकी खुद की वैल्यू आपने 0.1 मेजर कर ली हो, या आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि भाई हम थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम मेजर कर लेते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन के टाइम में एरर्स हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये इसने तो इतना थोड़ा सा चेंज किया है कि हमने इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब मेजरमेंट के टाइम हम फर्क नहीं बता पाएंगे कि ये रीडिंग अलग है और ये रीडिंग अलग है। हो सकता है सेम ही रीडिंग लगे हमें दोनों की। अब देखिए, अब हम एक और पोटेंशियोमीटर लेते हैं, लेकिन ये दूसरा पोटेंशियोमीटर के लिए जो के की वैल्यू है ये 0.5 है, ये 0.5 है। तो देखिए अगर 0.5 के है तो आप फटाफट मेरे को पहले वाले सेल के लिए, मतलब इस वाले सेल के लिए एल निकाल के बताओ। तो आपका एल आएगा ई बाई के, तो ई की वैल्यू तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 0.5 है। अब 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 मतलब 1/2 और 2 घूम के ऊपर जाएगा, मतलब ये 4 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए निकालो। अब हम कहेंगे यहाँ पे हमारी के की वैल्यू एल की वैल्यू आएगी 2.01 और डिवाइड बाई 0.5।
चलो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आप 2 हटाओ, यहाँ से सिंगल, एक का इसका घूम के ऊपर जाएगा बेटा और इसके 2 जीरो घूम के नीचे आएंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 2 0 1 और डिवाइड बाई 50। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा 4 और फिर उसके बाद जाएगा ये 0 पे और फिर उसके बाद जाएगा ये हमारे पास 2 पे। ठीक है, और हमारे पास नीचे एक 10 और बचता है तो ये आएगा 4.02 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक रीडिंग थी 2 और एक 2.01। कितना था? 2.01। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ चेंज कितने का आया था? 0.1 का चेंज, 0.01 का चेंज दिखाई दे रहा था। यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया? 0.02 का चेंज आया। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ही आपने k को डिक्रीज किया, तो क्या हुआ? उससे जो डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स के बीच में वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हो कि इस सेल के लिए जो आंसर आया है और जो दूसरे सेल के लिए आंसर आया है उसमें हमें चेंजेस दिखाई दे कि देखो ये सेल अलग है और आपने जैसे ही थोड़ा सा चेंज किया रीडिंग चेंज हो गई, वो काम कब हो सकता है? तब आप देख रहे हो कि k को रिड्यूस किया जाए। इस एग्जाम्पल से बेटा सिर्फ समझाने का ये मतलब था कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज करने पे भी आपको रीडिंग में चेंज फर्क दिखाई देगा। मतलब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये रीडिंग थी, अब रीडिंग चेंज हो गई, मतलब हमने सेल के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की है। बेटा ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है, इसलिए आपको लग रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखो यहाँ पे अगर तुम ये सेटअप लेते हो जिसमें k की वैल्यू 1 है तो दोनों रीडिंग में कितने का फर्क है? 0.1 का फर्क है। मैंने कहा कि 0.01 का फर्क है। मैंने कहा कि इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। आप सोच रहे होंगे मैम 0.01 और 0.02 में भी तो कोई खास फर्क नहीं है ना। फर्क नहीं है बहुत ज़्यादा, बट एटलीस्ट वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है ना। अब अगर आप k को और कम कर देते हो, मतलब आप k को 0.1 कर दो, क्या कर दो? 0.1। अब वैल्यू निकाल के देखो, एक के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 डिवाइड बाई 0.1 मतलब ये 20 आंसर आएगा। दूसरे के लिए देखो क्या करेंगे हम, दूसरे के लिए l निकालेंगे तो हम कहेंगे 2.01 था और ये 0.1 हो गया। अब देखो यहाँ से ये 2 मैंने नीचे भेज दी हैं, ये एक ऊपर और ये एक कैंसिल हो गए, तो कितना होगा? 20.1 मीटर हो गया। बेटा 0.1 मीटर का मतलब क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर। वो आप आराम से मेजर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं k को डिक्रीज करते जाने पे जो दोनों ऑब्जर्वेशन है उनका डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज भी डिटेक्ट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको k को रिड्यूस करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आपको, बट ये सारी चीज़ें बेटा आपके समझाने के लिए थी। तो एक बार आप यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आपको इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ से कंक्लूजन नोट करना है। व्हाट इज योर कंक्लूजन? हम कहते हैं कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी k को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब बात आती है कि k को डिक्रीज कैसे करें। ठीक है, तो देखो बेटा अब k क्या होता है? k के 2 फॉर्मूले हैं, v/l, मतलब वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वायर की कितनी लेंथ है। क्या यही फॉर्मूला है? क्योंकि पेपर में कई बार आपसे कहता है कि 3 तरीके बताइए जिससे आप क्या कर सकते हैं, घुमा फिरा के मतलब वही बनेंगे। 3 तरीके बताइए जिससे आप क्या कर सकते हैं, k को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अच्छा k तो v/l होता है हमारे पास, तो आप कहेंगे अच्छा मुझे k को इंक्रीज करना है तो क्यों ना हम पोटेंशियल ड्रॉप को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है? k को इंक्रीज करना है ना, तो क्यों ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, सॉरी k को डिक्रीज करना है बेटा, k को डिक्रीज करना है। तो इसका मतलब k को डिक्रीज करने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप को भी डिक्रीज करना पड़ेगा और k को डिक्रीज करने के लिए इनवर्सली में लेंथ है तो लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। देखिए बेटा सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए k कम करना पड़ेगा, ये k का फॉर्मूला है। k को कम करने के लिए लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा और v को कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक आंसर मिला होगा, हमने मीटर ब्रिज भी पढ़ा, उसमें फिक्स थी जो वायर थी वो कितने की थी? 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर की वायर थी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में 4 से लेकर 10 मीटर तक की वायर होती है, मतलब हमारी वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आया हो कि इतनी ज़्यादा लेंथ लेने की ज़रूरत ही क्या है।
क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे, जितनी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, आपका के उतना ही डिक्रीज होगा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपसे अगर कोई ये पूछे इसके अलावा कोई मेथड है के को चेंज करने के, तो याद करो बेटा आपका फॉर्मूला, आपने के बोला किसको था, एक्चुअली में रो आई बाई ए, इसको ही तो आपने के बोला था ना। तो अगर आप इनको चेंज कर देते हो तो भी क्या हो जाएगा, आपका के चेंज हो जाएगा। तो कोई आपसे सिर्फ 2 मेथड पूछे तो आप ये लिख सकते हो, और 2 से ज़्यादा पूछे तो आप कह सकते हो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, हमें दूसरी वायर, लेकिन हम वायर को चेंज करना इतना प्रेफर नहीं करेंगे। हम थिकनेस वगैरह और हम उसके एरिया को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप जो वायर ले लीजिए, कैसे ले लीजिए, देखो के को क्या करना है, कम करना है तो ए को बड़ा कर दो। रेजिस्टिविटी चेंज करने के लिए मैं क्यों नहीं कह रही, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज करने का मतलब है मटेरियल चेंज करना, लेकिन हम चाहते नहीं है कि मटेरियल चेंज हो, वरना अल्फा की दिक्कत आएगी, टेम्परेचर की दिक्कत आएगी। तो ये था बेटा कि हमारा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी। अब इसके अलावा 2 पॉइंट और बचते हैं हमारे पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, फिर हमारा पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हैं, बिल्कुल हम इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये 10 वोल्ट है बेटा, और मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये 0, यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, 10 कंसिडर करेंगे, मतलब वायर के पास में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स है, और रेजिस्टेंस है वायर का वो 10 ओम है। यहाँ पे आपने एक सेल कनेक्ट किया इस तरीके से, ये सेल 2 वोल्ट का है, क्लियर हुआ। और मैंने आपको वैल्यू बता दी है 2 वोल्ट का है, लेकिन एक्चुअली में आप तो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस जॉकी का यूज करके, ये जॉकी का यूज करके आप नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे मैम सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए बेटा ये 0 तो ये 0, अब ये भी क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 0। तो बात सोचिए, ये भी 0, ये कितने का है, अच्छा इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बना लो। अगर ये 0 है तो ये क्या होगा बेटा, अब डिफरेंस 2 का होना चाहिए ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 वोल्ट। ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि आपको नल पॉइंट ढूंढना है, मतलब IG की वैल्यू को 0 करना है। अगर IG 0 हो गया, मैं आपको बोल देती हूँ कि IG 0 हो चुका है, IG 0 हो गया, देखिए क्या होगा। तो फिर इस वायर में तो कोई करंट नहीं है, अगर कोई करंट नहीं है तो जो पोटेंशियल यहाँ है वो पोटेंशियल यहाँ, और फिर वो पोटेंशियल बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो आपकी जॉकी पे आप कितने पोटेंशियल को ढूंढने लग रहे हैं, आप -2 को ढूंढने लग रहे हैं। जरा वायर के बारे में देखो, ये वायर का 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, आप ऐसे जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है, 10 है। मतलब आप 0 to 10 किसी भी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। अगर 0 ढूंढना है तो ये रहा, 10 ढूंढ रहा है ये रहा, 5 ढूंढना है हो सकता है इन बिटवीन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या 0 से 10 के अंदर -2 कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। लेकिन अभी तो आप इस जॉकी को क्या कर रहे हैं, -2 ढूंढने लग रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसा सेटअप आपके सामने आ जाए तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते, नल पॉइंट बता ही नहीं पाएंगे। इसको एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। अब आप सोचेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा, बेटा करंट 0 कैसे पता चलता था, करंट 0 पता चलता था कि इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब कोई आपसे बोलता कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब उसमें करंट 0 है। और इस सिचुएशन में मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ये जो डायग्राम है इस कंडीशन में देयर विल बी नो नल पॉइंट। मतलब आप कभी भी ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ आई बात। ये तो मैंने आपको बताई है 2 है, लेकिन अगर ये आपके लिए अननोन होती, आप जॉकी से नल पॉइंट ढूंढ रहे होते तो आपको नल पॉइंट मिलता ही नहीं। मैम हमें कैसे समझ आएगा, इसकी लैंग्वेज होती है दूसरी कि वन साइडेड डिफ्लेक्शन। मतलब समझाइए, गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर पे बेटा अगर मान लो ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, इस साइड कुछ वैल्यू होती है और इस साइड भी दूसरी वैल्यूज होती हैं, मतलब इस तरीके का स्केल होता है। ये 0 यहाँ पे भी वैल्यूज है, यहाँ पे भी वैल्यूज है, तो हम ही कहेंगे
भाई ये ना दो अपोजिट डायरेक्शंस के लिए होती है। मतलब अगर मान लो आप ऐसे लेके जा रहे हो तो डायरेक्ट इस साइड है, तो आप ऐसे लेके आओगे तो इस साइड डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? जैसे मान लो एक वायर है, एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई की वैल्यू मान लो 2 माइक्रो एम्पियर्स है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा दिया आपको। अगर यही करंट इस तरीके से चले जाएगा, ये डिफ्लेक्शन इसके लिए है, तो भी करंट तो अभी भी 2 माइक्रो एम्पियर का है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आपको रीडिंग इस साइड दिखाएगा इस बार। समझ आया? ये इस साइड से इस साइड शिफ्ट होने का मतलब है आपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और करंट की वैल्यू तो ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखो, वन साइड डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मान लो आपका कैलोमीटर यहाँ है, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं तो या तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है या डिफ्लेक्शन कम होता आ रहा है, लेकिन कम होते होते जीरो पे नहीं पहुंच पाया। नल पॉइंट के लिए तो आपको डिफ्लेक्शन जीरो करना होता है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड किया और आपका ओनली वन साइड डिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब आपने सर्किट के कनेक्शन सही नहीं किए। अब ये पॉइंट हमारे पेपर में किस तरीके से काम आएगा? ये किस तरीके से काम आएगा, या तो मान लो आपको ऐसा सेटअप दे दिया जाए, तो ऐसे सेटअप्स को आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा ये सेटअप है, क्या इसमें नल पॉइंट मिलेगा या इसमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। सेटअप बना के नहीं देंगे तो वो कह देंगे कि आपने तब जॉकी को स्लाइड किया तो आपको नल पॉइंट नहीं मिला, और आपको क्या मिला, सिर्फ वन साइड में डिफ्लेक्शन मिला। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक ये हो सकता है कि आपने जो यहाँ पे सेल लगाया है वो गलत तरीके से लगाया। मैम आप बहुत देर से बोल रहे हो गलत तरीका, मतलब देखिए बेटा, ये बैटरी का, ये मेन बैटरी है आपकी, ये मेन बैटरी का 0 है, मतलब लोअर वैल्यू है, ये लोअर पोटेंशियल है, और यहाँ पे इस बैटरी का कौन सा पोटेंशियल है, हाइयर पोटेंशियल है। ऐसे नहीं लगाते कभी भी, ठीक है? अगर यहाँ लोअर है तो यहाँ लोअर लगेगा, तो क्या कभी भी इस तरीके से बैटरी नहीं लग सकती? लग सकती है। ये सेल आप ऐसा लगा सकते हो, लेकिन बदले में फिर या यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे हाई करना पड़ेगा। मतलब मैं इसका करेक्ट डायग्राम बना देती हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप मेन बैटरी चेंज नहीं करना चाहते तो आप ये वायर हो गई हमारी, इस तरीके से बनाएंगे। अब आपको नल पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव, लोअर के साथ लोअर लगा हुआ है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ हाइयर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे भी हाइयर वैल्यू आई। इतनी बात क्लियर हुई? आई थिंक इतना आप सबको समझ आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि ये तो हो गया, एक तरीका समझ आ गया आपको कि अगर आपके कभी एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट नहीं मिल रहा हो, एक साइड डिफ्लेक्शन आ रहा हो, इसका मतलब आपने पोलैरिटीज का ध्यान नहीं रखा, तो सेम साइड में सेम पोलैरिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट एक कमी कब हो सकती है कि आपने पोलैरिटी तो बिल्कुल सही रखी, जैसे मान लो यहाँ पे इसी डायग्राम में मैं चेंज कर रही हूँ, आपने पोलैरिटीज तो बिल्कुल सही रखी जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए थी? नेगेटिव के साथ नेगेटिव। मान लो ये 10 वोल्ट का है और यहाँ पे आपने 15 वोल्ट दे दिया। अब देखो क्या होगा। अब आप कहेंगे मैम आपने अभी अभी जो दिक्कत बताई थी हमने उस दिक्कत को सॉल्व कर दिया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव है। बेटा ये 0 तो ये भी 0, तो ये कितना हो जाएगा इस बार? ये 15 हो जाएगा। मतलब आप जॉकी से किसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? आप जॉकी से 15 को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इस बार आपने करेक्शन तो बिल्कुल सही किया, लेकिन 0 से 10 के बीच में कभी 15 मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। इस केस में भी आपको वन साइड डिफ्लेक्शन ही मिलेगा। तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन दो कारण से होता है, या तो हमने पोलैरिटी को गलत तरीके से लगाया है, या फिर जो अननोन ईएमएफ है उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है इससे नॉन ईएमएफ से। तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। वन साइडेड डिफ्लेक्शन के दो रीजन होते हैं, या तो हमारा जो अननोन है जिसको फाइंड कर रहे हैं वो मेन सर्किट से ज़्यादा वैल्यू का है, या फिर आपने पोलैरिटी इसको गलत लगाया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे था बेटा हमारा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक खत्म। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एमीटर पे। अब एमीटर होता क्या है? एमीटर होता है बेटा कि एक ऐसा डिवाइस जो हमारे सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं, और वो हमें क्या मेजर करता है? वो हमें करंट को मेजर करके देता है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग हम करते हैं गैल्वेनोमीटर से। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। आपको याद है आपने गैल्वेनोमीटर 10th क्लास के अंदर ईएमआई में पढ़ा था। तो आप ईएमआई पढ़ रहे थे तो आपने कहा था गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है, मैग्नेट आएगा मैग्नेट जाएगा, कॉइल रखी हुई है, या फिर डिफ्लेक्शन है या डिफ्लेक्शन।
अभी अभी मैंने आपको समझाया कि बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, बीच में निडल होती है, इस साइड में भी रीडिंग्स होती है और इस साइड में भी रीडिंग्स होती है, मतलब रीडिंग इस साइड भी शो हो सकती है और इस साइड भी, लेकिन फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर को यूज कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे कि टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। मतलब आपको एक सर्किट है, उस सर्किट में सिर्फ आपको ये पता करना है कि करंट है भी या नहीं, मतलब चेक करना है कि करंट है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। इससे क्या पता चलता है, प्रेजेंस पता चलती है। लेकिन क्या हम सिर्फ इसकी प्रेजेंस पता कर सकते हैं, क्या हम वैल्यू नहीं पता कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कैसी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब देखो डायग्राम देखो बेटा एक बार, इसका मेन सर्किट हमें 4th चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मेन इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज पढ़नी है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमें कितना समझना है, हम कहेंगे देखो भाई गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है। अब देखो जो ये डिवाइस बनते हैं ना बेटा, इसमें कॉइल्स वगैरह यूज होती हैं। अब कॉइल्स यूज होती हैं तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस भी होता है। हर गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और मैं इसको RG से डिनोट करती हूँ। RG मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर? अगर आपने ये सर्किट में लगाया तो सर्किट के अंदर मान लो करंट फ्लो हो रहा है I, वो करंट इसके अंदर से पास होगा और जैसे ही ये करंट पास होगा, ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। और अगर तो ये निडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ सर्किट में करंट था। अगर स्मॉल करंट है तो वैल्यू भी बता देगा। लेकिन बेटा हमारे डेली लाइफ में जो अप्लायंस काम करते हैं उसमें स्मॉल करंट तो नहीं आता। हम लैब में भी काम करेंगे तो जरूरी नहीं है हमेशा करंट कैसा हो, स्मॉल हो। कितना स्मॉल, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर्स के बीच में, बट एम्पियर्स में मेजर नहीं कर सकता। अगर आप 1 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं तो आप कभी भी गैल्वेनोमीटर से नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, तो परेशानी वाली बात है। ठीक है, अच्छी बात है, गैल्वेनोमीटर से पता चल जाता है करंट है, छोटे करंट को मेजर कर सकता है, बट वी वांट टू इंक्रीज द रेंज। रेंज इंक्रीज करने का मतलब है हम हायर वैल्यूज ऑफ करंट भी मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने तो एमीटर सुना था कि भाई जहां पे भी आपको करंट मेजर करना हो आप एमीटर का यूज करें। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये तो क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बनाना चाहते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है। अब देखिए बेटा इसके लिए आपको सिर्फ 2 फैक्ट पता होने चाहिए अच्छे से। क्या कि एक तो ये कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट करंट क्यों मेजर करता है, तो आप इतना समझ लो कि इफ लार्ज करंट will flow through galvanometer then it get damaged। मतलब ये उस छोटे से बच्चे की तरह है जो ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। यहाँ पे वजन से मेरा मतलब है करंट। थोड़ा सा करंट होगा तो कहेगा ठीक है मैं झेल लूंगा, फ्लो करवा दो, करंट की वैल्यू बता दूंगा, ज्यादा करंट मेरे बस की बात नहीं है। तो इसकी हेल्प करने के लिए इसके दोस्त आते हैं। छोटा बच्चा है तो दोस्त नहीं, इसके पेरेंट्स समझ लो। अब देखो आपका सर्किट है ये, इस सर्किट में I की वैल्यू आ रही है और ये I की वैल्यू लार्ज है और सामने दिख रहा है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर तो बिल्कुल रो देगा कि भाई मेरे अंदर से इतना करंट फ्लो मत करवाओ, मैं तो जल जाऊंगा। ठीक है ना, रीडिंग मिलेगी नहीं, रीडिंग उड़ जाएगी बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इसके पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए खड़े हो गए। और सपोर्ट कहाँ, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मतलब उसके पेरेंट्स उसके बगल में बिल्कुल सपोर्ट के लिए खड़े हो गए। तो आप ये समझ लो कि पैरेलल में खड़े हो गए उसके, और ये बोला कि देख भाई लार्ज करंट है, अब हमारे बच्चे में से तो थोड़ा सा करंट जा सकता है, ये सिर्फ इतना करंट झेल सकता है, पर कोई बात नहीं, बाकी बची हुआ करंट तुम मेरे अंदर से फ्लो करवा दो। मतलब अगर टोटल करंट I है, इनका बच्चा कितना झेल सकता है, IG, करंट कितना बचा, I माइनस IG। अब करंट तो बिल्कुल ऐसे दुश्मन की तरह हो चुका है, नहीं भाई मुझे फ्लो करना है, मैं तो यहीं से फ्लो करूंगा, ये तो बेचारा जल जाएगा। तो यहाँ पे एक हेल्प के लिए इनके पेरेंट्स आए। आप खुद सोचो ये करंट कैसा है, बहुत ही स्मॉल। मतलब ऐसे समझ लो अगर मान लो ये 1 एम्पियर करंट है, इसके अंदर मान लो मिली एम्पियर जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है 1 मिली एम्पियर। अब आप बात सोचो
1 एम्पियर में से मैं 1 मिली एम्पियर माइनस कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर बचता है ना। कहने का मतलब है कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर्स होते हैं और मैं इसमें से 1 माइनस भी कर दूं तो 999 मिली एम्पियर्स। इतना तो टॉलरेट कभी भी नहीं कर पाएगा, मतलब ये इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगा। पर करंट भी तो समझदार होता है, वो ऐसे पाथ पे क्यों चलना चाहेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ये कहते हैं ठीक है भाई, हम अपने बच्चे के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, रेजिस्टेंस हम कम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं एक शंट लगा दिया, आपने वर्ड पहले भी सुन लिया कि हमने गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया और ये जो शंट है ये लो वैल्यू का है, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी लो होती है। अब लो वैल्यू होने के चक्कर में इस करंट को लालच आता है, यहाँ से सिर्फ उतना ही करंट पास करता है जितना ये झेल सकता है और बाकी सारा करंट ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा करंट कहाँ चला गया, ये इसके अंदर चला गया, कहाँ, कितना, I माइनस IG। तो देखो ये जो सेटअप तैयार हुआ, ये सेटअप, अब इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दो। ये सेटअप ही हमारा एमीटर कहलाता है। ये सेटअप ही क्या कहलाता है, एमीटर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब आपके सामने कहीं पे भी अगर वो सिंबल दिखाई दे, कैसा सिंबल दिखाई दे, G का सिंबल दिखाई दे, तो आप समझ लेना इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें सुनो बेटा, इसका एक खुद का रेजिस्टेंस होता है, इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये ज़्यादा वैल्यू मेजर करे, मतलब ये एमीटर बन जाए। तो हमने इसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया और उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर सके। क्लियर हुआ? अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ भी हम डील करेंगे, पर आप एक बात छोटी सी ये बताइए मुझे कि बेटा ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, ये आपस में कैसे है, पैरेलल में है। हम कहेंगे G गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कह सकते हो आप। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना अज्यूम किया है, किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, RG से। तो मैं कह सकती हूँ RG इज इन पैरेलल विद S। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट रजिस्टर। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है बेटा V होता है IR। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, IG करंट जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, RG से डिनोट किया है हमने। VS शंट के अंदर कितना पोटेंशियल जाएगा, तो हम कहेंगे शंट के अंदर करंट जाएगा I माइनस IG और शंट की वैल्यू है S। तो यहाँ से आप इजीली S निकाल सकते हो, IG RG अपॉन I माइनस IG। क्या ये फॉर्मूला समझ आया आप सभी को बेटा? हमारे पास गैल्वेनोमीटर था जिसमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, IG फ्लो हो सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। RG जो है वो क्या है, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। आप इसको चाहते हुए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते, कितना लार्ज, I जितना, कितना लार्ज बेटा, I जितना, मैक्सिमम करंट। ये वो मैक्सिमम करंट है जो ये एमीटर बनने के बाद मेजर कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, एक लो वैल्यू का शंट लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, पैरेलल में। जितना करंट यहाँ जा सकता है यहाँ जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट ऊपर चलेगा। अब ये मत सोचना कि मैम सारा ही तो ऊपर चला जाए, फिर तो इसका मतलब ही क्या बन गया। ठीक है, तो जब भी आपके सामने एक एमीटर दिखाई दे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर चलनी चाहिए, एक तो गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक S लगा हुआ है। तो आप पहले इतनी थ्योरी नोट करें, फिर हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे 2-3 और वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने होंगे, हम वो भी देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या वर्ड आएगा आपके पास, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये रहेगा करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल मतलब पूरा, स्केल मतलब जो लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये मैक्सिमम करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करें, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है करंट की जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप मॉड्यूल से ही कुछ क्वेश्चन है बेटा। ये पोटेंशियोमीटर देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन एन एमीटर
अब मतलब किसका जिक्र हो रहा है, ए का जिक्र हो रहा है, ठीक है। ये कहता है एमिटर 0.2% ऑफ मेन करंट। मतलब डायग्राम की मैं बात करूं तो ये आपका जी था, ये आपका एस था, ठीक है। तो ये मेन करंट की बात कर रहा है जो इस पूरे सेटअप के बाहर है, मेन करंट। तो कहता है मेन करंट अगर आई है तो उसका 0.2% पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज जी, मतलब इसके रेजिस्टेंस को, जिसको मैं आर जी बोल रही थी, उन्होंने इसको जी बोला है, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। ओके, यहाँ पे आपसे एस की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे पूछा है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला निकालने जाएंगे। अभी तक जो फॉर्मूला लिखे हैं हमने वो देखो, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे कि अगर IG करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और I माइनस IG करंट शंट में जा रहा है, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, केवल एक फॉर्मूला। यहाँ से आप S निकाल सकते हो, जो भी आपसे पूछे वो निकाल सकते हो। एक बात बताओ, अगर सिर्फ ये सेटअप तुम्हारे सामने दिखाई दे, सिर्फ इतना, तो क्या है ये, गैल्वेनोमीटर है। सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस दिखाई दे, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट लगेगा तब वो एमीटर बनेगा। बेटा तब भी एमीटर की बात की जाए तो मतलब इस पूरे बॉक्स की बात हो रही है, ये पूरा बॉक्स एमीटर है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है, और दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि हम ये देखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालते कैसे हैं। तो देखिए, तो हम कहेंगे इन एमीटर, अगर कोई आपसे पूछे कि एमीटर में क्या होता है, RG इज पैरेलल टू S, और आपको पता है कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस में A से डिनोट कर दूं तो इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर दो, डन, ठीक है। एक भी बात क्लियर है कि एमीटर जो है ये A क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कि हमारे पास ऐसे। लेकिन आपको ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना, इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग मेथड से करवाऊंगी, और जो शॉर्टकट फॉर्मूला है आपको वो अप्लाई करना है आगे के क्वेश्चंस के लिए। अब आपको दिख रहा है कि मुझे S और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर के बारे में तो बता दिया कि G है, S के बारे में कुछ भी नहीं बोला, वहां से S निकालो। देखो, अब एक बात बताओ, अगर टोटल करंट मान लो I है, उसमें से गैल्वेनोमीटर में कितना जा रहा है, 0.2%, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट है 0.2%, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ करंट कहाँ गया, मतलब बाकी बचा हुआ करंट कहाँ है, शंट के पास। उसको मैं IS से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये I माइनस IG क्या है, ये IS है, शंट के अंदर जो करंट जा रहा है। अब एक बात बताओ, टोटल करंट कितना है, 100%। अगर 0.2% गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा, जिसका मतलब 99.8% जो करंट है वो किसके पास जाएगा, वो IS के पास जाएगा। क्लियर हुआ। अब अपनी इक्वेशन लगाओ फटाफट, देखो ये इक्वेशन यूज करो। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर पूरा सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, इज इक्वल टू टोटल करंट था I माइनस IG और मल्टीप्लाई बाई S। यहाँ से हम कह सकते हैं कि IG G और अपॉन में I माइनस IG, ये किसके बराबर है, S के बराबर है। यहाँ पे अगर हम S की वैल्यू पुट करना चाहें तो देखो क्या होगा, हम कहेंगे एमीटर का रेजिस्टेंस बनेगा RG को मैं G लिख देती हूँ, RG की जगह आ गया G मल्टीप्लाई में S कौन है, IG G अपॉन I माइनस IG डिवाइड बाई RG प्लस S। तो RG क्या है, G है, और S क्या है, ये है। तो हम कहेंगे IG G अपॉन I माइनस IG, डन। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लो बेटा, G से G स्क्वायर बन जाएगा, तो IG G स्क्वायर अपॉन I माइनस IG डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो G के साथ मल्टीप्लाई होगा I माइनस IG प्लस IG इंटू G, और डिवाइड में आ जाएगा I माइनस IG। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई हैं, ये बचा IG G स्क्वायर अपॉन G I माइनस IG प्लस IG इंटू G।
आप क्या कर सकते हैं, जी कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर बचेगा आई जी और एक जी बच जाएगा, एक तो हम कैंसिल करेंगे, तो आई माइनस आई जी प्लस आई जी। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल छोटा है बेटा, एक बार तो आपको देखो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, तभी तो आप शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखोगे ना। तो आपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े आज के लेक्चर में? सबसे पहले आपने पढ़ा है एक तो ये इक्वेशन होल्ड करती है क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा है कि अगर आपको एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, किसका, एमीटर का, अगर शंट की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है और दोनों रेजिस्टेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें करंट पता है और फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का एक फॉर्मूला और होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय टोटल करंट आई और मल्टीप्लाई बाय जी। इतना समझ आया? तो देखो अब ये क्वेश्चन कितना छोटा बन चुका है। अगर ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होता, आपको डिराइव नहीं करना होता, तो आप क्या करते? ये नोट कर लेना बेटा, पीछे पोज करके वीडियो देखिए। आपको क्या करना है, ये आपकी आई जी की वैल्यू है, ये आपकी आई एस की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ आई जी चाहिए। तो आर ए कैसे आएगा, आई जी है 0.2% ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई जी और डिवाइड बाई आई। ये आई से आई कैंसिल। अब परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे और ये हो गया जी। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये डिवाइड बाई 1000 और ये आंसर आएगा जी अपॉन 500। आपके मॉड्यूल में इसका आंसर रॉन्ग है बेटा, इसका करेक्ट आंसर है जी अपॉन 500। ठीक है, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये बताया है कितना करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा और आपसे पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा। अब हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है बेटा, स्पेसिफिकली जो काफी बार पूछा जाता है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज होती है आपके मॉड्यूल में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन होगा, दिख जाएगा ऐसा ही तो ठीक रहेगा, सेम इसी परसेंटेज वाला हिसाब रहेगा आपके पास। चलो रैंडमली करवा देते हैं, फिलहाल कोई और क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। जैसे क्वेश्चन कहता है आपके पास एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10। जो मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाइए। देखिए कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 है। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। द एमीटर शो फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट 1 मिली एम्पियर। आपको बोल दिया है कि एमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर। यहाँ पे एक वर्ड आया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, लेकिन कंफ्यूज मत हो ना, आगे वर्ड लिखा हुआ है एमीटर। देखो ध्यान से सुनना, एमीटर शो full scale deflection at 1 milliampere. The shunt resistance required to convert the galvanometer into an emitter of range. मतलब आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है और रेंज लेनी है 0 to 100 मिली एम्पियर। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब इन्होंने बेटा जब आपको एक वर्ड समझाया था कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि एमीटर के लिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। अब एक बात सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमीटर? एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, तो क्या हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर नहीं बोल सकते? फर्क ये होता है बेटा कि एमीटर जो होता है वो लार्ज वैल्यूज को भी मेजर कर सकता है और जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल वैल्यूज को करता है। देखो यहाँ पे अगर आप ये मान भी लेते कि ये एक एमीटर है गैल्वेनोमीटर नहीं, तो कितना करंट मेजर कर सकता है 1। लेकिन आपको कितना मेजर करवाना है 100 मिली एम्पियर। मतलब आपको रेंज इंक्रीज करनी है। क्या करनी है? रेंज को इंक्रीज। तो मतलब ये एमीटर नहीं, एक तरीके से गैल्वेनोमीटर ही है। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दिया हुआ है ये IG दिया हुआ है आपको। और 0 to 100 मतलब हम मैक्सिमम कितना करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं 100। तो आपका टोटल करंट या मेन करंट कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। डन। और आपसे ये पूछा हुआ है कि S की वैल्यू क्या है, शंट की वैल्यू क्या है। क्लियर हुआ? तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि IG इंटू RG
इज इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई एस। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। आई जी करंट इन गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर, आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे बेटा। आर जी 10 ओम, ठीक है, इज इक्वल टू आई कितना है 100 मिली एम्पियर माइनस आई जी कितना है 1 मिली एम्पियर, और ये है एस। तो ये हो गया बेटा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया हमारा 99 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और एस की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके इस बहाने क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आपको एक फैक्ट भी पता चलेगा। बेटा जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तो हमें कहते थे एक होता है आइडियल एमिटर, और हम कहते थे आइडियल एमिटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो अभी हमें ये देखना है कि हम क्यों कहते थे कि आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये आपका बोर्ड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, पर उसमें सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी है। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे कि क्यों हमारे आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब देखिए कि आप एमिटर कहाँ लगाते हैं बेटा। एमिटर चाहे कैसा भी हो, चाहे आपके पास आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, लगाना तो आपको किस में पड़ेगा, सीरीज में ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है इस तरीके से। देखो ये क्वेश्चन है बेटा कि ये आपके पास सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, ये सारे कनेक्शन किए हुए हैं। आपको इस 4 ओम में फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो आप कहेंगे कि इस बैटरी से मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आई करंट इस रजिस्टर के पास आया, हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, हमने कहा जो करंट यहाँ से निकलेगा वो इस एमीटर के पास ले जाएगा और एमीटर इसकी वैल्यू बता देगा। अब आपको मॉड्यूल में तो आपका क्वेश्चन एक ही पार्ट में दे रखा है, उन्होंने कहा है कंसीडर दिस एमीटर एज आइडियल एमीटर, बट हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे केस 1 करेंगे हम कि व्हेन A इज आइडियल, ये कैसा है आइडियल एमीटर है। लेकिन हम एक सेकंड केस भी करेंगे जहाँ पे हम कहेंगे व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 4 ओम। आपने देखा अभी अभी बेटा कि ये हमारे पास फॉर्मूले थे किसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, किसका रेजिस्टेंस एमीटर का रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आई थिंक फर्स्ट तो ऑप्शन बिल्कुल इजी है, वो तो 10th क्लास में भी करवाया जाता है। आप ये समझिए कि एमीटर आइडियल है, आइडियल एमीटर का मतलब रेजिस्टेंस कितना है इसका 0 है, और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन ईजी है। एक बार के लिए बेटा आप वीडियो पॉज करो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो अब हमें पता है भाई हमें आई निकालना है। आई तो क्या होता है V बाई आर होता है। अब V कितना है सर्किट में 4 है, और मुझे सर्किट में R नेट पता होना चाहिए। बहुत डिटेल्स में नहीं सॉल्व करवाऊंगी। देखो ये 2 ये 1 ये 4 ये किस में है सारे सीरीज में। अच्छा और देखो ये 2 और 2 किस में है पैरेलल में। तो इस 2 और 2 का आंसर कितना आएगा, इस 2 और 2 का आंसर 1 आएगा। आपको पता है 2 और 2 हाफ हो जाएगा इसका आंसर आ गया 1। ये कितना है 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8। तो R नेट आ गया 8। तो इसका मतलब हमारी I की वैल्यू हो गई 4/8। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इस 4 ओम में से कितना पास हो रहा है 0.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और यही रीडिंग कहाँ दिखाई देगी हमारे एमीटर में दिखाई देगी। बट अब सेकेंड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जहाँ पे हमारा एमीटर है वो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल एमीटर है, मतलब उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। मान लो कि रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो क्या करें हम। ठीक है, अब हम करेंगे तो हमारा केस नंबर 1 का आंसर है, केस नंबर 2। ओके, अब देखो आई, अब V तो कोई चीज नहीं है 4 ही है। अब बताओ अब एमीटर किस में लगा हुआ है, एमीटर तो सीरीज में लगता है। अब पहले आंसर कितना था R नेट का 8 था, लेकिन सीरीज में एक 4 ओम और आ गया, तो अब नेट कितना आंसर होगा। अब ये लगा रहे हो इसका रेजिस्टेंस है तो इसको इग्नोर थोड़ी ना करोगे आप। तो हम कहेंगे पहले वैल्यू थी 8, बट इसने अपना 4 ओम का कंट्रीब्यूशन दिया और इससे ये वैल्यू हो गई 12।
ठीक है, तो यहाँ से करंट बताओ कितना आया 1/3। 1/3 का मतलब है 0.33 एम्पियर। देखो भाई, जैसे ही आपने सेकंड केस को इंट्रोड्यूस किया कि रेजिस्टेंस 4 हो चुका है, तो आपका आंसर कितना आया 0.33 आया, और एग्जैक्टली आंसर था कितना 0.5। देखो अगर आप एमीटर को हटा दो, आप सोच रहे कि मैम एग्जैक्टली आंसर का क्या मतलब है, तो आप एक काम करो, आप एमीटर को रिमूव कर दो। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है। भाई अभी भी तो उतना ही करंट है ना, इसका आंसर 1 है, 2, 1 और 4, 5, 6, 7 और 1, 8, तो यही तो आंसर है। मतलब जब आपने आइडियल एमीटर लगाया है तो एग्जैक्टली वही आंसर आया था जो आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने ये इंट्रोड्यूस किया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। एक काम करते हैं, एक थर्ड केस और सॉल्व करते हैं। थर्ड केस में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना वो इस बार हमने 2 ओम कर दिया। कितना कर दिया हमने 2 ओम कर दिया। तो देखिए थर्ड केस के अंदर हम कहेंगे फॉर्मूला सेम है, I = V/R। V तो अभी भी 4 है, लेकिन रेजिस्टेंस 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4, 4, 8, लेकिन इस बार ये कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है 2, तो 8 और 2 10, तो यहाँ पे हो गया 10। मतलब आंसर कितना आ गया 0.5 एम्पियर। देखिए एक्चुअल आंसर कितना है, ध्यान से सुनिए, I actual है 0.5 एम्पियर। करंट व्हेन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज अप्लाइड। मतलब आप करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लेके आए जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो कितना आंसर आया, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर आप एक दूसरा एमीटर लेके आए जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये कितना आंसर दे रहा है, ये 0.4 दे रहा है। अब हमें पता है कि 0.4 भी करेक्ट आंसर नहीं है, पर इस सिचुएशन में तो बेटर सिचुएशन है ना, तो मतलब आपकी सिचुएशन बेटर कब हुई, तब आपका रेजिस्टेंस क्या हुआ बेटा, कम हुआ। तब आपका रेजिस्टेंस 4 की बजाय 2 हो गया, तो आपकी करंट की वैल्यू एक्चुअल की तरफ प्रोसीड कर रही है। मतलब आपका रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा, करंट की वैल्यू उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ प्रोसीड करेगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें आइडियल एमीटर दे रखा है तो कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, और कब हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। तो अब आपका आंसर सुनिए, अगर ये आइडियल एमीटर नहीं है, मतलब इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ये कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। सीरीज में ऐड होने की वजह से, अपने खुद के रेजिस्टेंस की वजह से ये रेजिस्टेंस को करता है इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आई एक्चुअल हो जाता है डिक्रीज। बेटा इसका काम था करंट को मेजर करना, ना कि सर्किट में इंटरफेरेंस करना, तो इसलिए ये एक अच्छा एमीटर नहीं है अगर इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो आप इसलिए क्या करते हैं, शंट की वैल्यू कम से कम रखते हैं ताकि जो नेट आंसर आए वो उतना ही कम आए। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, पैरेलल में आपको पता है जितनी छोटी वैल्यू लगी होगी आंसर भी उतना छोटा आएगा। तो ये था हम मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर के बारे में हम मीटर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।